एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 444 निकालिए। देखो इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी बोलते हैं। हमें वो याद भी रखना चाहिए, बिकॉज वो ग्राफ डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। उससे 5-6 कंक्लूजन्स हैं जो हम मतलब कोई भी एक पॉइंट बन के आ सकता है कहीं भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ईबीएन कैसे निकाला वो हमने देख लिया था। तो नेक्स्ट हेडिंग तो अपनी कॉपी में डाल दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। और इसमें कुछ खास बातें जो है क्या है, सुनो। एक ग्राफ है जो आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली याद होना चाहिए। इधर तो हम लेते हैं ईबीएन। ईबीएन बाइंडिंग एनर्जी थी या पर न्यूक्लियो। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। और इस साइड हम लेते हैं मास नंबर ए, इसकी कोई यूनिट नहीं, ठीक है। एक साइड ईबीएन की वैल्यू और एक साइड मास नंबर, ये ग्राफ में बनाएंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले ना आपको कुछ डिविजन्स कर लेने चाहिए ग्राफ प्लॉट करने से पहले। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2, ये 0 है, 4, 6, 8 और 10 तक बहुत है, ठीक है। और हमने इसके पैरेलल ये लाइंस लगा दी। आप ध्यान रखो वो बुक वाले ग्राफ पे, आपकी मदद से मैं बनाऊंगा, आप उस पर ध्यान रखो, ठीक है। नीचे मान लो मैंने 25-25 के डिवीजन कर दिए, 25, 50, 75, ये मास नंबर है 100, 125। अब ये मुझे पहुंचाना है लगभग यूरेनियम तक 150। यूरेनियम का होता है 238 नंबर, तो वहां तक जाना है 175, 200, ये ए है आपका 225 एंड लास्ट में दिखा रहा हूं 250। ये आपका मास नंबर ए, ठीक है। कुछ लाइनें मतलब वो ग्राफ तो है नहीं हमारे पास ग्राफ पेपर, तो इसलिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा ढंग से बन जाएगा। ये हमने कुछ लाइनें लगाई, इस तरह के डिविजन्स बना दिए। अब इसमें जो याद रखने वाली चीजें, सबसे पहली बात 0 से 25 में बहुत कुछ हो रहा है। ये मास नंबर ए जो ले रहे हैं 0 से 25, इसी में पीक पॉइंट्स जो हमें याद रखने होंगे। देखो आप ग्राफ में देखो अपनी बुक में, पेज नंबर लिख देता हूं, पेज नंबर 444, पेज नंबर जो 444 है वहां पे देखिए शुरुआत बहुत नीचे से हो रही है। जब मास नंबर 2 है ये ग्राफ बहुत ही नीचे है, मास नंबर जहां 3 आएगा वहां भी ग्राफ नीचे ही है। हाइड्रोजन वाले पॉइंट्स के लिए ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन सबसे खतरनाक काम ये हो रहा है कि हीलियम पे एकदम से ग्राफ ऊपर जा रहा है। हीलियम 6 से 8 के बीच में है और हीलियम का मास नंबर तो 4 ही है अभी 4, लेकिन वो पहुंच गया यहाँ पे और एक पीक मिली है जिससे भी एक बड़ा कंक्लूजन निकाला गया था, हीलियम 4। अब ये कंक्लूजन से लिखेंगे कि क्या कंक्लूजन निकले उससे। अच्छा, उसके बाद फिर ये फिर से नीचे आया है लिथियम पे, लिथियम 6 पे फिर से 7 पॉइंट आ रहा है, 4 और 6 के बीच में, यही है ना, उसे कंफर्म करते रहना। ये आपका है लिथियम 6, यहां मास नंबर 6 ही हुआ है, ठीक है, 0 से 25 के बीच में।
उसके बाद फिर से पीक पॉइंट पे गया कार्बन 12, वो हीलियम से थोड़ा ऊपर है 6 और 8 के बीच में, कार्बन 12, यानी कि ये ग्राफ यहां कहीं जा रहा है, दिस पॉइंट इज कार्बन 12, इस तरह से फिर से नीचे आ रहा है और नाइट्रोजन 17 पे आ रहा है, इससे थोड़ा सा नीचे, और यहां आपका बना नाइट्रोजन 14 की 17 कितना 14, हाँ नाइट्रोजन 14, ठीक है। अगेन एक पीक पॉइंट रहेगा किस पे, ऑक्सीजन 16 पे, लेकिन इस बार ये 8 वाली लाइन को भी थोड़ा सा क्रॉस करके जा रहा है, ऑक्सीजन 16, इससे नीचे आएगा ऑक्सीजन 18, देखो इसमें इससे नीचे है O18, और इसमें यूं याद रख लेना है कि इस पॉइंट से पास होता है ये ग्राफ, मतलब 25 वाले नंबर पे 8 होती है भाई, ये ग्राफ ऑलमोस्ट इस पॉइंट से पास होता है, ठीक है। 25 पे आप 8 दिखा सकते हो। फिर आएगा एक ब्रॉड मैक्सिमम, और वो ब्रॉड मैक्सिमम यहां से स्टार्ट होगा, इस रेंज में वो मैक्सिमम पहुंचेगा 50 से 75 के बीच में, इस रेंज में वो मैक्सिमम पे जाएगा। एग्जैक्ट मैक्सिमम अब जैसे बुक्स में लिख देते हैं कि आयरन के अराउंड, वो आयरन के अराउंड होता है, लेकिन निकल 62 पे वो मैक्सिमम होता है, अभी लिखेंगे हम ये चीजें। ये ब्रॉड सा मैक्सिमम है, और जो देखो 150 और 175 के बीच से नीचे उतरेगा, यहाँ इतना आ गया 150 और 175 के बीच से नीचे उतरेगा, और बस बहुत नीचे नहीं आना। यूरेनियम पे भी आप आओगे तो भी ये बस यहीं तक ही चलेगा, एंड यूरेनियम 238, ये तो ये ग्राफ याद रखना थोड़ा आसान है, बिकॉज जो कुछ याद करना है यही करना है, बाकी तो ऑलमोस्ट सीधा ही काम है, ठीक है। आप इसको पहले जल्दी से ग्राफ की कॉपी में बनाओ, या घर पे बनाना चाहो तो घर पे बना लेना। देखो आपकी बुक में ग्राफ है, ठीक है, मैंने आपको जो पॉइंट्स हैं जो समझाने वो बताए, थोड़ा आप स्केल की मदद से अच्छे से बना दोगे, एक अच्छा ग्राफ है जो हमें याद होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं जैसे ग्राफ हमारे यूं ही लाइंस मारे, ऐसे नहीं, पॉइंट्स याद करो कि कहां है क्या है। 3 पीक कहां का है, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक मैक्सिमम बीच में आता है 52 से 75 के बीच में, ब्रॉड सा मैक्सिमम है, लगभग यहां से यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेंज ही नहीं हो रहा, कि जरा सा ही चेंज है, यहां से यहां बहुत बड़ा चेंज है, मैंने ज्वाइन नहीं किया। ये इस तरह का ग्राफ है, यहां से यहां बड़ा चेंज है, दिस इज 1s2, हाइड्रोजन 2, दिस इज हाइड्रोजन 3, इस तरह का काम है। लेकिन मेन बात ये है, बस यूरेनियम पे आएगा तो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ये यहां है तो थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब जो आप थोड़ी जगह छोड़ दो, अपने बना लेना है। इसमें 2 बातें करनी है। सबसे पहली बात, इस ग्राफ के कुछ फीचर्स, और इससे भी मेन इंपॉर्टेंट बात, इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकले, बिकॉज इससे अगला जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर फोर्स है। इसी ग्राफ से न्यूक्लियर फोर्स का अंदाजा लगेगा कि न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है क्या नहीं होता है, इस तरह का, ठीक है ना। तो बुक में एक भी किताब नहीं है, बुक में आप ग्राफ के सामने देखो फीचर्स लिखे हुए हैं, पहले मैं वहां से पढ़वाऊंगा आपको। ग्राफ के सामने वी नोटिस द फॉलोइंग मेन फीचर्स ऑफ द प्लॉट, 2 फीचर्स दिए इन्होंने, मिल गया ना ये पॉइंट, देखते हैं क्या है। पहला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर फॉर द न्यूक्लियोमिडल मास नंबर 30 to 170. The curve has a maximum of about 8.75 for 56 and 7.6 for 238. इसमें फीचर्स में एक तो ये बताया कि बीच में इतनी बड़ी रेंज है, 30 से लेकर 170 तक ऑलमोस्ट ये वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं हो रही, इससे भी एक कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात, कुछ 2 वैल्यूज इसने दी कि आयरन के अराउंड 56 के अराउंड ये मैक्सिमम है 8.75, और फिर यूरेनियम की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा कम है, एक तो ये फीचर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसने क्या लिखा है, EBN is lower for both light nuclei and heavy nuclei. आप चाहे इधर की बात कीजिए तो भी EBN क्या है, कम है, और चाहे उधर की बात कीजिए तो भी EBN बीच से क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो फीचर्स ये समझ आ गए, ठीक है। फीचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कंक्लूजन्स, कि इस ग्राफ के कंक्लूजन्स क्या दिए गए। अच्छा, आप चाहे तो अपनी बुक में ये चीज ऐड कर सकते हो कि ये जो ग्राफ है इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, वैसे तो बोल देते हैं 56 पे है, 56 पे नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 62 पे होती है। मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूं। कि फॉर आयरन 56 ये जो ईवीएन की वैल्यू होती है 8.7906 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए ईवीएन होता है 8.7906 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयरन 56 के लिए, और निकल 62 के लिए 8.7948 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और निकल 62 जो ईवीएन की वैल्यू है 8.7948 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज हाईएस्ट। हाईएस्ट किसमें? जितने भी नॉन स्टेबल न्यूक्लियाइड हैं, जितने भी हमें पता है जो स्टेबल न्यूक्लियाइड हैं, उनमें हाईएस्ट, एग्जैक्टली हाईएस्ट किसके लिए होती है? निकल 62 के लिए, और वो इतनी होती है। आयरन के लिए इतनी होती है, बुक्स में लिख देते हैं अबाउट आयरन के आसपास ये मैक्सिमम है, ठीक है, आयरन के आसपास ये, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे होता है। तो ये दो बातें आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फीचर्स में भी कोई खास चीज नहीं है, दो ही बातें आई थी। क्या है कि 30 से और 170 तक के लगभग क्या है? कांस्टेंट है, और दोनों साइड इधर और उधर वो कम जा रहे हैं। हमारे लिए जो नोटबुक में लिखने लायक अभी काम होगा वो क्या होगा? इसके कंक्लूजन। बाकी आप घर पे ऐड करोगे, अपने आप करोगे जैसे भी, है ना। मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ कहां से इन चीजें। अब मैं आता हूं इस ग्राफ के कंक्लूजन की तरफ कि भाई यहां से 5-6 बातें क्या समझ में आई, जिससे कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ अंदाजा लगाया गया कि क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स। फीचर्स लिखना हो आप 2 पॉइंट वहां से देख के लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी हम आते हैं कंक्लूजन पे। आपके बुक में ग्राफ के नीचे कंक्लूजन, हम थोड़ा थोड़ा वहां से पढ़ेंगे, लेकिन कॉपी में भी लिखेंगे। कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन क्या दिया है इन्होंने? द फोर्स इज अट्रैक्टिव। बाकी क्या आते हैं मैं समझाता चलूंगा कि कैसे कंक्लूजन। अट्रैक्टिव फोर्स का कैसे अंदाजा हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, इस बात का अंदाजा कैसे हुआ? सुनो, तरीके से सुनो क्या है। आप जब न्यूक्लियस बना रहे हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास लाके न्यूक्लियस बना रहे हो, तो एनर्जी रिलीज हो रही है कि आपको देनी पड़ी? दोबारा बोलो, ये एक दो बच्चे गलत भी जवाब दे रहे हैं। जब मैंने फ्री न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बनाया तो एनर्जी रिलीज हुई है या मुझे देनी पड़ी एनर्जी? कई बच्चे अपनी बात पे अड़े जाएंगे, मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ। हमने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, उसमें क्या लिखते थे? फ्री न्यूक्लियन से बना न्यूक्लियस प्लस क्यू, कुछ एनर्जी। तो एनर्जी हम दे रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। बोर्ड पे आज लास्ट में क्वेश्चन भी लिखा हुआ था कि पहले डेल्टा एम निकाला और फिर वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, 127 के आसपास आया था ऑक्सीजन वाला। तो मतलब आप जब फ्री न्यूक्लियन से न्यूक्लियस बना रहे हैं तो एनर्जी कुछ रिलीज हुई है। इसका क्या मतलब है? अगर मुझे एनर्जी देनी पड़ती बनाने के लिए, तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव है, वो उनको भगा रहा है, और मैं जबरदस्ती फोर्स लगा के उनको पास लेके आ रहा हूं। समझ आ रहा है? क्योंकि इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अगर मैं फोर्स भी इधर ही लगाऊं तो मेरा वर्क पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ी। अगर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव होता तो न्यूक्लियस बनाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती, तब मैं इकट्ठा कर पाता। अभी ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत दूर से यहां तक लाने के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत एनर्जी दी, वो एक कूलॉम रिपल्सन वाली बात है। लेकिन एक बार वो न्यूक्लियर रेंज में पहुंच गए, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स अपने आप उन्हें पास बुला लेता है, और इसी वजह से कुछ एनर्जी क्या हो रही है वहां पे रिलीज हो रही है। अगर न्यूक्लियस रिपेल नहीं कर रहा होता तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती,
और वो एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि वो एब्जॉर्ब करके वो बनती। समझ आया? तो इस बात से क्या पता लगा कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव। अब आप इसको ढंग से लिखते चलो अपने इसमें। नंबर 1 पहला कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखना है थोड़ी जगह छोड़ के इस तरह से। पहला कंक्लूजन लिखिए, सिंस द एनर्जी इज रिलीज्ड, since the energy is released in forming a nucleus, comma, nuclear force is attractive. न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव। इससे ये पता लगा कि भाई जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका अट्रैक्टिव है। ठीक है। दूसरी बात, इसी पॉइंट में आप आगे देखो, इसी बुक में पहले ही पॉइंट में और क्या लिखा हुआ है, एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अगर बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन में आ रही होती, जैसा कि केमिकल बाइंडिंग एनर्जी होती है, वहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो काफी वीक होता है इससे। लेकिन अगर एनर्जी इतनी ज्यादा मिलियन टाइम ज्यादा रिलीज हो रही है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, अगर किसी चीज को बनाने में एनर्जी रिलीज हुई मतलब जो इंटरनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। ठीक है। अगर आपको एनर्जी देनी पड़ रही होती तो वो फोर्स कैसा होता? रिपल्सिव। दूसरी बात ये, अगर वो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज हो रही है तो फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और अगर थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई तो फोर्स वीक है। दूसरा कंक्लूजन आप बना दो। नंबर 2, सिंस द एनर्जी रिलीज्ड is of the order of, since the energy released is of the order of, इस वर्ड में लिखना सिंबल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ब्रैकेट में लिख दो हाई, कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ज्यादा है, ब्रैकेट में हाई लिख दीजिए, कमा द न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। अब इससे अगला जो कंक्लूजन है, बुक में तो आधा पेज 1/4 पेज में समझा रखा है, लेकिन वो कंक्लूजन किस फीचर से निकल के आ रहा है देखो, जस्ट एक स्टार्टिंग लाइन पढ़ के देखो, फिर मैं समझाता हूँ। कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी किस रेंज में? 30 to 170। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत ही कम है। कैसे? अब मैं वो समझा देता हूँ। ये जो बीच में कॉन्स्टेंट आ रहा है ना, ये लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेंज ही नहीं हो रही ज्यादा, इससे ये अंदाजा लगाया गया कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत कम है। कैसे अंदाजा लगाया गया आप उस पर ध्यान दीजिए। सपोज एक मैंने न्यूक्लियस लिया A बराबर 30 वाला, और एक मैंने न्यूक्लियस लिया A बराबर 170 वाला। हमने अभी 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ या यूं भी पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A। तो इसका ये ज्यादा है तो इट मींस, अगर मैं थोड़ा कंपैरेटिव बनाऊं साइज, तो इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो दोनों की लगभग 8 के आसपास है। वही चाहे आप 30 के अराउंड देखो तो भी 8 के आसपास है, 170 के अराउंड देखो तो भी 8 के आसपास है। इसका मतलब इतने ज्यादा न्यूक्लियस बढ़ गए लेकिन बाइंडिंग एनर्जी नहीं बढ़ी। इसका क्या मतलब है? सुनो, यहां जो न्यूक्लियस है, सॉरी ये जो बीच में सेंटर पे न्यूक्लियन है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ये थोड़े से इलाके में 30 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। अब अगर आप अगला कोई न्यूक्लियन इसमें ऐड करना चाहते हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि अगर मैं एक न्यूक्लियन और ऐड करूं तो इतनी एनर्जी और ज्यादा रिलीज होगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब अगर मैं एक न्यूक्लियन और ऐड करता हूं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है? भाई इसके लिए भी EBN 8 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसके लिए भी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब चाहे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इलेक्ट्रॉन बोल गया मैं, एक न्यूक्लियन ऐड करो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो भी एनर्जी कितनी रिलीज होगी? यही है।
और इसमें ऐड करो तो भी एनर्जी कितनी रिलीज होगी, इतनी। और हमने अभी पढ़ा कि अगर जहां फोर्स स्ट्रोंग होगा वहां एनर्जी रिलीज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियन है तो ये तो उस पर मिलकर बहुत ज्यादा फोर्स लगा देंगे, तो यहाँ तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी पर न्यूक्लियन एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब जो अंदर वाले न्यूक्लियन है वो तो बाहर तक अपना फोर्स पहुंचा ही नहीं पा रहे। समझ आ रहा है भाई? इतने इसमें क्या थे, सभी ने लगा दिया अपना फोर्स, सारे पास थे। इसमें क्या होगा, जो केवल बस न्यूक्लियर रेंज में जो पार्टिकल्स होंगे ना वही उस पर फोर्स लगाएंगे, इनका असर तो वहां भी नहीं हो रहा, तो इनका असर तो वहां भी खत्म हो गया। समझ आया कि नहीं आया? इन्होंने नीचे एग्जांपल देके क्या रखा है, पी और के तो एक कांस्टेंट है, वो लिखता है कि न्यूक्लियर रेंज में, देखो मैं बता देता हूं आपको क्या है। न्यूक्लियर रेंज में अगर पी न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियर रेंज मतलब जहां तक न्यूक्लियर फोर्स का असर है, पी न्यूक्लियॉन्स है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियॉन को लाने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ईवीएन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। भाई एक ही फोर्स लगा रहे तो कम एनर्जी रिलीज होगी, 10 फोर्स लगा रहे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। समझ गए हो? यहाँ पे कोई कांस्टेंट उन्होंने के मान लिया, ईवीएन इज इक्वल टू के इनटू पी। हम इतना लिखेंगे नहीं, आप पढ़ लेना बुक में बाद में, मैं वैसे समझा रहा हूं आपको। फिर ये कहता है अगर उतनी ही एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है तो इसका मतलब इसको लाने पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगाए हैं वो भी अब भी कितने ही लगा रहे होंगे, केवल पी ही लगा रहे हैं। मतलब ये अंदर वाले वहां तक अपना असर नहीं पहुंचा पा रहे। इससे पता लगा कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज तो न्यूक्लियस के अंदर भी पूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला भी यहाँ तक लगा देगा अगर साइज बड़ा है। समझ में आया? इससे क्या है, मतलब टॉपिक ही तैयार हो रहा है जो न्यूक्लियर फोर्स हमें पढ़ रहा है इन कंक्लूजन से। अब ये बुक से आप पढ़ लेना, इसमें एक आधे पेज में या 1/4 पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? मैंने समझा दिया, मैं इसको इन शॉर्ट लिखवा। तीसरा पॉइंट हम अपना बना रहे हैं, लिखिए। सिंस हम हर बार रीजन के साथ चल रहे हैं, सिंस ईवीएन इज कांस्टेंट इन द रेंज, ऐसे लिखना रेंज, ये 30 से और 170 तक। सिंस ईवीएन इज कांस्टेंट इन द रेंज, the nuclear force is short range. The nuclear force is short range. इससे पता लगा कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज है। और इस प्रॉपर्टी का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन का क्या मतलब है, एक बार आपके एक साइज आ गया, उसके बाद आपकी साइज बढ़ाते जाओ, फोर्स नहीं बढ़ रहा है, फोर्स सैचुरेट हो गया, तो इसके ब्रैकेट में आप लिख दो सैचुरेशन प्रॉपर्टी, जो अभी आपने लिया उसके ब्रैकेट में सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है? कंक्लूजन से पहले हम उसका लॉजिक लिख रहे हैं। एक बार बोला भाई एनर्जी रिलीज हो रही है, इससे पता लगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है। एक बार बोला मेगा इलेक्ट्रॉन में रिलीज हो रही है, इससे पता लगा कि फोर्स स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो? ये कांस्टेंट है, इससे पता लगा कि न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत ही कम है। तो हर एक रीजन के साथ आपको याद रखना है, ठीक है? अब अगले जो 2 पॉइंट है बुक में यहाँ पे, वो है फ्यूजन और फ्यूजन के। फ्यूजन का क्या मतलब होता है, तोड़ना। देखो अगर मैं यूरेनियम को, भाई ये 240 के अराउंड है, 240 के अराउंड है, मैं 120 पे तोड़ रहा हूं, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर गया है नीचे? ऊपर का मतलब है ईवीएन बढ़ा, मतलब और एनर्जी रिलीज होगी। अगर आप यहां से यहां आ रहे हो तो और भी ज्यादा जो गैप है उतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये ज्यादा स्टेबल है। और भाई स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, किसी चीज से एनर्जी निकल के अगली चीज बनेगी तो वो और भी ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना? तो ये ज्यादा स्टेबल है और इससे अंदाजा लगा था किस चीज का, न्यूक्लियर फ्यूजन का। सिमिलरली ये बात यहां भी दिखती है, आप यहां से यहां आ रहे हो तो भी ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इससे अंदाजा लगा था किसका, न्यूक्लियर फ्यूजन का। देखो एक दौर था आज से लगभग 90 साल पहले, 100 साल पहले लगा लो, 100 तो नहीं, 1930 से 1950, 1930 से 1950 का दौर था। मे बी कुछ लोग उस समय के अभी भी जीवित होंगे जो अपने 90s में हैं। तो उस समय क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर का टाइम था, 1945। तो
इनकी बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी इन एक्सपेरिमेंट्स की कि भाई कैसे एनर्जी मिले, और वो एनर्जी बिजली बनाने के लिए नहीं, एटम बम बनाने के लिए यूज कर रहे थे उस समय। मतलब इतनी खतरनाक खोज थी और उसको पहले ही बम बनाने में लगा दिया, ये काम हुआ था। बाद में बने न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये सब चीजें। तो क्या हुआ कि उसी 20 साल के दौरान ये वर्ल्ड वार हो गई। एक ऐसे बम बना दिए जो आपने सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, सुना है ना ये? 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 2 दिन में इतना कबाड़ा कर दिया। आज तक भी मतलब ठीक है, जापान संभल गया, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो वो लोग थे जिन पे असर हुआ था, जीन्स में म्यूटेशन हो गया, बदलाव हो गया। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो तो एग्जैक्टली समझ रहे होंगे क्या चीज है। तो उस वजह से क्या हुआ कि आज तक भी जो उनकी नई जनरेशन आ रही है उसमें असर देखा जाता है इस चीज का। इतने खतरनाक थे, और वो तो ना स्टार्टिंग बॉम्ब्स थे। अगर आज के टाइम के एटम बॉम्ब डाल दिए जाए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब इस तरह का काम, और कई देश बना के बैठे हैं एटम बॉम्ब, इस तरह का काम। यहां से बना था एटम बॉम्ब और यहां से बना था हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब तो और भी खतरनाक होते हैं। इस तरह का ये सिस्टम है। तो अगले 2 कंक्लूजन ये है, पर बुक में अगला पढ़ो। A very heavy nucleus, say A is equal to 240, has lower binding energy per nucleon compared to 120। ये मैंने अभी बताया 240 में थोड़ी कम है और 120 में थोड़ी ज्यादा है। तो इससे अंदाजा लगा कि अगर ब्रेक करेंगे किसी न्यूक्लियस को तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। बस ठीक है, लिखवा देता हूं। लिखिए आप अगला कंक्लूजन। सिंस EBN for A बराबर 240, EBN for A बराबर 240 के आसपास, for A बराबर 240 is less than EBN for A बराबर 120, comma energy can be released when a heavy nucleus breaks into two roughly equal fragments। दो लगभग एक जैसे। कितनी एनर्जी रिलीज होगी मैं इस पर न्यूमेरिकल अभी करूंगा, एक बार ये कंक्लूजन पूरे कर देते हैं। ठीक है, कि कैसे निकाले कितनी एनर्जी रिलीज होगी। और सेम ऐसा ही पॉइंट अगला है, पर पढ़ लो इधर के बारे में, बुक से देखो। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखता है ऐसे ही 10 वालों को आप अगर ज्वाइन करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हो तो वो भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, उससे ये एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, अभी आपने ये जो पिछला पॉइंट लिखा इसके ब्रैकेट में लिख दो न्यूक्लियर फिजन। इस प्रोसेस का जो नाम है न्यूक्लियर फिजन, FISSION, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अगला पॉइंट भी ऐसे लिख दो, सेम ऐसा ही कंक्लूजन। नेक्स्ट, सिंस जैसे वहां लिखा था उसी तरह से EBN for very light nuclei is less than EBN for A greater than 10, A greater than 10 में थोड़ा सा हाई बस उससे बोल रहे हैं। ठीक है, कोमा एनर्जी कैन बी रिलीज by fusing them, फ्यूज करना मतलब जोड़ना। हाँ, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हो गया, फ्यूजन और फ्यूजन। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है इसका नाम न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, एक और कंक्लूजन। अब पॉइंट्स को बॉर्डर में है, वहां भी एक अच्छा कंक्लूजन है बुक में। इस चैप्टर में पॉइंट्स को बॉर्डर वाले जो पॉइंट है वहां पे पॉइंट नंबर 6 देखो, पेज नंबर 464 पे पॉइंट नंबर 6। ये कुछ पीक्स मिल रहे हैं हीलियम
कार्बन ऑक्सीजन पे बनाया ना हमने पीक, तो इससे अंदाजा लगा कि न्यूक्लियस के अंदर भी, इससे अंदाजा लगा कि न्यूक्लियस के अंदर भी बिल्कुल एटम जैसी सेल लाइक स्ट्रक्चर है। सेल लाइक स्ट्रक्चर जैसे ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियस है, एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस है, इस तरह का। ये जो पीक पॉइंट मिले हैं हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन पे, इनसे अंदाजा लगाया कि अचानक से पीक मिलते ही फिर ये डाउन क्यों जा रहा है। तो बोले कोई सेल भरता होगा और फिर अगले सेल में एंट्री मिलती होगी, तब जाके ये चेंज दिख रहा है। ठीक है, इसकी डिटेल में ना हमें जाना है ना उसके बारे में, ये तो पूरी थ्योरी होगी किस तरह से, लेकिन यहाँ ये पॉइंट दिया गया है तो वो हमें याद रख लेना है कि ये जो पीक पॉइंट्स मिले हैं इनसे अंदाजा हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर भी कैसी स्ट्रक्चर होती है, सेल लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस भी अपने ग्राउंड स्टेट पे होगा, न्यूक्लियस भी अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा, फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड, इस तरह से। ठीक है, लिखो since there are peak points, PEA, since there are peak points at nuclides like, ये नाम लिख लो, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, at nuclides like helium 4, carbon 12, oxygen 16, nuclei also have atom like cell structure. कितने कंक्लूजन्स लिखे हमने? 6। एक आखिरी कंक्लूजन लिख लेंगे यहां से, लास्ट कंक्लूजन क्या होगा सुनो, कि इस ग्राफ से ना एक चीज का और आइडिया लगा कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल है। भाई जो ऊपर है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि और ज्यादा एनर्जी रिलीज होकर बने, और जो नीचे है वो थोड़ा कम स्टेबल है। तो नेक्स्ट आप इसमें ये लिखो, दिस कर्व gives an idea about stability of nuclei. This curve gives an idea about stability of nuclei. और स्टेबिलिटी कैसे, जितनी ज्यादा EBN की वैल्यू है तो इसी में एक लाइन ऐड कर दो, हायर द EBN more stable is the nucleus. Higher the EBN, more stable is the nucleus. जितनी हाई वैल्यू होगी EBN की उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी। अब एक इस ग्राफ पे कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है वो आप क्वेश्चन लिखिए। लिखो क्वेश्चन लिखो, EBN is 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिखता हूं यहां पे, EBN आपकी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए नियरली, इस तरह का सिंबल 120, A nearly 120 and 7.6 mega electron volt, 7.6 mega electron volt for A equal to 240. A 240 के लिए वो 7.6 है और 120 के आसपास वो 8.5 है। ठीक है, अब सवाल ये है, ये तो आपको एक डाटा दिया है जो ग्राफ का डाटा है, इफ a nucleus with A बराबर 240 breaks into two nuclei of nearly equal mass number, find the energy released. Find the energy released.
समझ लो कैसे ग्राफ बेस्ड कोई सवाल आ सकता है। एनर्जी तो रिलीज होगी क्योंकि आप इधर से उधर आ रहे हो तो ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी तो रिलीज होगी। बताओ एक बार कैसे करेंगे। जितना गैप है ना उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होगी पर न्यूक्लियन। अब ये क्वेश्चन करना हो तो मुझे पूरा ग्राफ नहीं बनाना, ये ईवीएन और ये ए 240 पे ये वैल्यू कितनी है, मतलब जो मैंने पहले लिख दिया तो पहले वाला ही बोलना है ना। हाँ भी बोल रहे हो 240 पे ये नीचे वाला पूछ रहा हूँ 7.6 और 120 पे लगभग 120 के आसपास। उसने बोला है टू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट, तो 120 के आसपास ये वैल्यू कितनी है 8.5। गैप कितना है, गैप कितना है 0.9। आ रहा है समझ। यानी कि इससे हमें पता लगा कि एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इसने पूछा है टोटल एनर्जी रिलीज बताओ, तो आप ये बताओ टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने इस सिस्टम में 3। न्यूक्लियॉन कितने, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टोटल। जो ये सिस्टम है इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं 240। भाई शुरू में जितने थे उन्हीं को तो आधा किया है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियॉन ये है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं 240। इट मींस जो टोटल एनर्जी रिलीज है कितनी हो जाएगी बताओ 240 इंटू 0.9, ये आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन। हो गया। और देखो इस ग्राफ को हमने ढंग से पढ़ा है, एक एक इसके फीचर, फिर कंक्लूजन और लास्ट में न्यूमेरिकल किस तरह से इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्हीं चीजों से अंदाजा लगा था फिजन और फ्यूजन का। हो गया ना। अब देखो आगे सुनो, जब हमने न्यूक्लियस बनाया फ्री न्यूक्लियन से तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई जिसे हमने बोला न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी क्यों रिलीज हुई थी, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। देखो मान लो मैं कहूं कि 20 न्यूक्लियॉन्स हैं फ्री, 20 न्यूक्लियन है, कितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ होंगे मिलके, जैसे 8 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन हो गए, ये है 8 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। तो इनका अलग अलग मास आप देखोगे वो 20U से ज्यादा होगा या 20U होगा या 20U से कम होगा, ज्यादा, क्योंकि हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 0.0073 या 86 ज्यादा होता है ना। तो इंडिविजुअल का जो मास होगा दिस इज ग्रेटर देन 20U। अब आपने क्या किया,
इससे आपने न्यूक्लियस बनाया, ये तो फ्री थे, अभी फ्री पड़े थे, इससे न्यूक्लियस बनाया तो वो मास थोड़ा सा कम होके तभी तो एनर्जी बनी होगी, कुछ रिलीज हुई होगी। तो वो जो कम होता है मास, क्या वो 20 तक पहुंच जाता है कम होने के बाद, या 20 से ज्यादा ही रहता है? सवाल आ रहा है समझ में? ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हैं, इनका अगर आप मास टोटल करोगे तो पक्की बात है कि 20 से ज्यादा ही होगा। किसी में 0.0073, किसी में 0.0086। लेकिन जब न्यूक्लियस बनता है तो क्या उसका मास इतना कम हो जाता है कि वो 20 आ जाए, या उससे ज्यादा ही रहता है? क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। मान लो इनका इंडिविजुअल मास आपने जोड़ा हुआ आ गया 20.0971, कुछ ऐसा आ गया। अब कुछ तो मास गायब हुआ होगा एनर्जी में, तो क्या वो इतना ही गायब होता है, या इससे कम गायब होगा तो बाद में भी 20 से ज्यादा रहेगा, या इससे भी ज्यादा गायब हो गया तो बाद में 19.2 हो जाएगा? तो इसमें बताओ, 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए, कौन सा केस होता है? 20 हो जाता है, 19 पॉइंट कुछ नहीं होगा, दोनों हो सकते हैं। इसी के लिए हम अगली टर्म पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप डालो पैकिंग फ्रैक्शन। अगले टॉपिक का नाम आप डालिए पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है मास एक्सेस अपॉन मास नंबर। मास नंबर मतलब ए। अब मास एक्सेस का क्या मतलब है? मास एक्सेस का मतलब है एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाई मास नंबर। अब अगर वो घटने के बाद 20 ही हो जाता तो 20 माइनस 20 पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता? 0। अगर वो 20 से बड़ा रहता तो ये पॉजिटिव होता, और अगर वो 20 से भी छोटा हो जाता तो ये नेगेटिव। स्टेबल कौन ज्यादा होगा, नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन वाला या पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन वाला? पॉजिटिव क्यों? उसमें तो एनर्जी थोड़ी रिलीज हुई है। भाई स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? उनको बनाते समय जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वही तो ज्यादा स्टेबल होगा। अभी भी हमने देखा इसको बनाने में तो केवल 7.6 के करीब रिलीज हो रही है पर न्यूक्लियन, और इसको बनाने में तो ये ज्यादा स्टेबल है ना? समझो आप इस चीज को। अगर वो इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का मास मैं कहता हूं 0.2971 कुछ ऐसा आया, अगर इतना मास रिलीज हो जाता है एनर्जी के रूप में तो पैकिंग फ्रैक्शन 0। परंतु अगर इससे भी ज्यादा मास रिलीज हो जाता तो पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव। तो वो ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव वाले या पॉजिटिव वाले ज्यादा स्टेबल? नेगेटिव। क्या ये समझ आ गया है? ठीक है, यहां लिख देना ये चीज। नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन इंप्लाइज ग्रेटर स्टेबिलिटी। नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन इंप्लाइज ग्रेटर स्टेबिलिटी। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखो, 3 न्यूक्लियाइड के मास दिए गए। सबसे पहले लिख दो मास ऑफ (1h2) न्यूक्लियस। मास ऑफ 1h2 न्यूक्लियस बराबर 1h2 न्यूक्लियस का मास होता है 2.014 U। 2.014 U। पहला आप ये लिखिए, मैं लिख रहा हूं यहां बोर्ड पे। दूसरा आप लिखिए मास ऑफ O816 न्यूक्लियस। मुझे बस खाली मास नंबर से मतलब है, नीचे 8 और कुछ हो। ये होता है 16 U। इसका मास होता है 16 U। थर्ड आप देखो मास ऑफ आयरन 56। मैं ऊपर का नंबर बोल रहा हूं, ठीक है ना? मास ऑफ आयरन 56 55.93494 U।
55.93494 U, ये आयरन 56 का है। और एक और लिख दो, मास ऑफ यूरेनियम 238, एटॉमिक नंबर छोड़ो वो लिखने की जरूरत नहीं, यूरेनियम 238 ये होता है 238.051 U, 238.051 U। चार लिख लिए। क्वेश्चन क्या, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप केवल देख के ये बता दो कि किसका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, क्या है, जस्ट देखते ही पता लगना चाहिए। पहला कौन सा है, पहला कौन सा लिखा हमने, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का देख के बताओ क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। इनके सामने लिख दो Pf पॉजिटिव, अलग से क्या लिखना है बार बार, कैसे भी करके लिख दो आप, इनके सामने लिख दो Pf पॉजिटिव। दूसरा ऑक्सीजन 16 के लिए कितना है, 0। तीसरा दिखा रहा है 55 गया, 56 से कम है तो नेगेटिव, और चौथा पॉजिटिव। तो मैं एक चीज आपको फिर दिखाता हूँ, जिनका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है वो नीचे है, और जिनका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है वो ऊपर है। ये बात आ रही है समझ में। हाइड्रोजन का भी पॉजिटिव है, यूरेनियम का भी पॉजिटिव है, और आयरन का नेगेटिव। तो फिर से स्टेबिलिटी का वही सेम अंदाजा हुआ कि जिसकी वैल्यू EBN ज्यादा थी वो ज्यादा स्टेबल था, यूं कहीं पैकिंग फ्रैक्शन जिसका ज्यादा नेगेटिव जा रहा है वो ज्यादा स्टेबल। समझ आ रहा है। तो यहां से पैकिंग फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है ना, छोटों के लिए पॉजिटिव होता है, बड़ों के लिए भी पॉजिटिव होता है, और बीच वालों के लिए ये नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन एक अलग केस है बीच में, जिसके लिए कितना हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन लिख दो कि फॉर लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई Pf is positive and for middleweight nuclei Pf is negative। मिडलवेट वालों के लिए जो Pf होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें हमने स्टेबिलिटी देखने के 2-3 तरीके देख लिए। EBN से भी आप स्टेबिलिटी देख रहे हो, पैकिंग फ्रैक्शन से भी आप स्टेबिलिटी देख रहे हो। तो एक बार इस पार्ट को इकट्ठा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले हमारा क्या क्या बचा है। एक तो इसी को फिनिश कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के कंक्लूजन हो तो आज ही होगा, और जो आज इसमें पढ़ लिया यही चीज एक बार आपका नेक्स्ट टॉपिक बन के आएगी अलग से, न्यूक्लियर फोर्स। आपकी बुक में जो अगला टॉपिक वो न्यूक्लियर फोर्स है, और उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेडियो एक्टिविटी। तो आज तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वाला पार्ट पूरा कर रहे हैं, कल कुछ थोड़ी सी देर न्यूक्लियर फोर्स में लेके फिर हम रेडियो एक्टिविटी की तरफ चलें, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप ये डालो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अगले टॉपिक का नाम आप ये डालिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। इसके बारे में मैं पहले तो आपको एक डाटा देता हूं, फैक्ट कि आज तक लगभग 1000 से ज्यादा न्यूक्लियाइड पाए जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा, वो कोई आइसोटोप है, कोई कुछ है इस तरह से। भाई एक में 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, एक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ये अलग न्यूक्लियाइड हो गए, ठीक है ना। लेकिन स्टेबल जो मिले हैं ना वो लगभग 280 के आसपास ही है। अब वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, वो हम चेक करेंगे अभी। पहले ये फैक्ट लिख दीजिए, अबाउट 1000 nucleids have been identified but nearly 280 are stable। जो स्टेबल है वो तो 280 के आसपास ही, नियरली 280 आर स्टेबल, 280 के करीब वो स्टेबल। अब देखो 2 फैक्टर तो हम ले चुके हैं, स्टेबिलिटी देखने के 2 फैक्टर तो हम देख चुके हैं, एक तो किससे, EBN से, और एक किससे, पैकिंग फ्रैक्शन से। तो शुरुआत के 2 तो वही दो। नंबर 1 मतलब सीधे हम फैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हायर द EBN comma more is the stability, more is the stability। और दूसरा क्या है, ज्यादा भी पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड। दूसरा आप लिखिए मोर नेगेटिव इज द पैकिंग
फ्रैक्शन, मोर नेगेटिव द पैकिंग फ्रैक्शन, इसलिए लगाना है यहाँ पे मोर नेगेटिव द पैकिंग फ्रैक्शन, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब तीसरा अगेन एक डाटा बेस्ड पॉइंट है, ये पाया गया है कि न्यूक्लियर फोर्स पेयरिंग को सपोर्ट करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन की पेयरिंग हो जाए। इवन नंबर में पेयरिंग अच्छी बनेगी कि ओड नंबर में? जोड़े किस में बनेंगे? इवन नंबर में। ओड नंबर होगा तो कोई ना कोई एक तो रह ही जाएगा। इसलिए ये तो मतलब एक डाटा बेस्ड पॉइंट है, ये पाया गया है कि ज्यादातर स्टेबल न्यूक्लियाइड वो हैं जिनमें या तो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो तीसरा पॉइंट आप लिखिए, स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफन कंटेन even number of protons or neutrons, often contain even number of protons or neutrons। एक टेबल बनाओ, क्या कॉलम बनाएंगे इसमें? सुनिए, छोटी टेबल है, जस्ट ये डाटा समझाने के लिए। एक तो लिखना पहला कॉलम, तो उसमें लिखो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, 3 ही कॉलम है। पहला कॉलम आप लिखिए नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, दूसरे कॉलम में लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड तीसरे कॉलम में लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो इसके नीचे 4 रो बनेगी। कौन कौन सी 4 रो? पहली रो में दोनों इवन इवन बना दो, मैं नंबर अभी बताता हूं। पहली रो में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इवन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इवन। अरे ऐसे टेबल बना दो। इस तरह की एक टेबल आपने बनाई, यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। पहले रो में इवन इवन, दूसरे में इवन ओड, तीसरे में ओड इवन, एंड चौथे में ओड एंड ओड। ये जस्ट एक डाटा है जो याद रखें। ये मैं यहां नंबर लिख रहा हूं, कितने कितने स्टेबल है। 165 पहले में, 57, 53 एंड 6। इनका टोटल करके देखो क्या 280 के आसपास बन रहा है क्या? हमने बोला कि 280 के अराउंड स्टेबल है, तो टोटलिंग देखिए, तो मतलब लगभग इतने स्टेबल है, तो उसको यूं बांट दिया। तो आप देखो ना, ज्यादातर स्टेबल कौन से हैं जिसमें ये भी इवन है और ये भी इवन, ठीक है। और स्टेबिलिटी में एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये समझ में आ गया? मतलब इससे पता लगा न्यूक्लियर फोर्स पेयरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इवन इवन इस तरह से आ रहा है। आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि जो लोअर हल्के लाइट न्यूक्लियाई वो तो स्टेबल तब ज्यादा मिल रहे हैं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, और जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्टेबल तब ज्यादा मिल रहे हैं जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़े कम है। क्योंकि वहां अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने हो गए तो कूलम्ब रिपल्सन से इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी। न्यूट्रॉन में तो कूलम्ब रिपल्सन होता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, लाइट न्यूक्लियाई आर स्टेबल, लाइट न्यूक्लियाई आर स्टेबल इफ, ऐसे लिखे, नंबर ऑफ, अब लिख लो, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नियरली सेम। If number of protons and neutrons are nearly same, but heavy nuclei are stable, if number of neutrons is more, if number of neutrons is more। इस चीज को ग्राफिकली दिखाया जाता है, ये आज का आखिरी काम हम करते हैं इस क्लास पर। ग्राफिकली दिखाया जाता है कि मान लो यहां मैं लूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहां मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स। मैंने एक लाइन लगा दी 45 डिग्री एंगल पे। 45 डिग्री एंगल का मतलब होता है y इक्वल टू x लाइन, मतलब इस लाइन पे जो पॉइंट होंगे वहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होंगे। समझ गए? 45 डिग्री पे लाइन लगाने का ये मतलब है। अब मिले वैसे तो 1000 के करीब न्यूक्लियेट मिले हैं, लेकिन स्टेबल कौन से न्यूक्लियेट है आपने सारे प्लॉट कर दिए, कोई यहां आ रहा है, कोई यहां आ रहा है, कोई यहां आ रहा है। जो स्टेबल मिले ना वो ऐसे मिले, इसको नाम दिया जाता है वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। क्या मतलब कि जो न्यूक्लियस इस रेंज में है, जो न्यूक्लियस इस रेंज में है वो तो स्टेबल है, और इनके बाहर वाले चाहे इधर के हों और चाहे इधर के हों वो सारे कैसे हैं? अनस्टेबल। हमें अनस्टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप तो देखो ये वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी में नीचे कौन से न्यूक्लियाई है जो इस लाइन पे है, यानी कि जो हल्के न्यूक्लियाई है उनके लिए n बराबर z है, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। लेकिन ऊपर कौन से न्यूक्लियाई जो इधर की तरफ आ गए, यानी कि न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो इसी पॉइंट को ग्राफिकली यूं समझा दिया जाता है। इस पॉइंट के साथ आप एक ग्राफ बना सकते हैं। अब हो गया इसका काम। आपको घर से रीड क्या कर लेना है, एक आधा पेज। देखो जस्ट एक बार बुक खोल दो, जहां पे ये बाइंडिंग एनर्जी वाला, जहां पे बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक खत्म हुआ है, इसके जस्ट बाद अगला टॉपिक क्या नाम है? बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक जहां खत्म हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स। कितना आगे पेज का होगा एक बार देखना। अगले पेज पे तो फिर क्या स्टार्ट हो गया? रेडिएटिविटी भी स्टार्ट हो गया है ना। जस्ट ये आधा पेज आप पढ़ के आना, हमें टाइम नहीं लगेगा इसमें, जल्दी हो जाएगा, ग्राफ समझेंगे और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आधा घंटा तो लग जाएगा। तो कल आधे घंटे तो ये न्यूक्लियर फोर्स वाला काम चलेगा, एंड देन उसके बाद स्टार्ट होगा एक अच्छा सा पोर्शन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है।